इमेजिन कीजिए छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। पूरा परिवार एक लंबी यात्रा के बाद वापस घर लौट आया है। थकान हावी है, लेकिन घर में एक अजीब सी बेचैनी है। यात्रा के बाद वाली वो टिपिकल थकान। बिल्कुल। तो बात फ्लोरिडा के एक बहुत ही आलीशान रिट्स कार्ल्टन होटल की है। क्रिस हर्न नाम के एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ वहां से छुट्टियां मनाकर लौटे हैं, लेकिन उनका छोटा बेटा लगातार रो रहा है। ओ, बच्चों का सफर के बाद परेशान होना तो आम बात है। हाँ, लेकिन वो किसी भी तरह सो नहीं पा रहा था। और कारण? उसका सबसे पसंदीदा खिलौना, मतलब एक छोटा सा स्टफ्ड जिराफ जिसे वो जोशी कहता था, वो कहीं होटल में ही पीछे छूट गया है। अरे बाप रे, वो तो किसी भी माता पिता के लिए एक बुरे सपने जैसा है। वही तो। अब एक पिता होने के नाते क्रिस वही करते हैं जो कोई भी परेशान पिता करेगा जब उसका बच्चा रात के समय रो रहा हो। उन्होंने तुरंत एक कहानी गढ़ दी। एक सफेद झूठ। बिल्कुल। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि देखो जोशी, खोया नहीं है, वो बस रिट्स कार्ल्टन में अपनी छुट्टियां थोड़ी और लंबी कर रहा है। ये एक ऐसा झूठ है जो शायद हर माता पिता ने अपने बच्चों को बचाने के लिए कभी ना कभी बोला ही होगा। मतलब एक बच्चे का अपने उस एक खास खिलौने से जो भावनात्मक जुड़ाव होता है ना, उसे रातों रात खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। लेकिन इस कहानी में असली जादू तब होता है जब उसी रात क्रिस के पास रिट्स कार्ल्टन की लॉस प्रिवेंशन टीम यानी उनकी सिक्योरिटी का फोन आता है। उन्हें वो खिलौना लॉन्ड्री के पास मिल गया था। हाँ, और जब क्रिस ने उन्हें राहत की सांस लेते हुए बताया कि उन्होंने अपने बेटे को शांत करने के लिए क्या कहानी सुनाई है, तो उन्होंने होटल स्टाफ से एक बहुत ही अजीब सी गुजारिश की। कैसी गुजारिश? उन्होंने कहा कि क्या आप जोशी की कुछ तस्वीरें खींच सकते हैं ताकि मेरे बेटे को लगे कि वो सच में छुट्टियां मना रहा है। अब जरा रुक कर सोचिए, एक लग्जरी होटल का स्टाफ जिसके पास हजारों वीआईपी मेहमानों का दबाव है, वो एक छोटे से पुराने खिलौने के साथ क्या करेगा? ज्यादातर जगह तो बस उसे कुरियर में डालकर भूल जाएंगे। वही तो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद क्रिस के घर एक बड़ा सा पार्सल आता है। उसमें जोशी तो था ही, लेकिन साथ में एक पूरी फोटो एल्बम भी थी। अरे वाह। हाँ, एक तस्वीर में जोशी धूप का चश्मा लगाए पूल के किनारे आराम कर रहा था, दूसरी में स्पा में बकायदा खीरे के टुकड़ों के साथ मसाज ले रहा था, और तीसरी में वो समुद्र के किनारे गोल्फ कार्ट चला रहा था। क्या बात है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। एक होटल के कर्मचारियों ने अपना काम रोककर, अपना कीमती समय निकालकर एक खिलौने का बाकायदा फोटोशूट किया। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा है कि क्रिस इस बात से इतने भावुक और प्रभावित हुए कि उन्होंने इसके बारे में हफ पोस्ट में एक पूरा लेख लिख डाला जो वायरल हो गया। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा लेकिन उम्मीद से परे का कदम किसी ग्राहक के दिल पर हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ सकता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज की इस गहरी चर्चा का उद्देश्य सिर्फ दिल को छूने वाली कहानियां सुनाना नहीं है। हम जो रिसर्च और रिपोर्ट्स खंगाल रहे हैं उसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में ग्राहक को खुश करने के लिए पानी की तरह पैसा और समय बहाना सिर्फ एक अच्छा काम या पीआर का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत ही सोची समझी अरबों डॉलर की रणनीति है। हाँ, और आज हम जिन बिजनेस केस स्टडीज और डेटा पर बात करने वाले हैं वे हमें इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे का विज्ञान समझाएंगे। सही कहा। हम उस बिजनेस मॉडल, उन खास वित्तीय मैट्रिक्स और उस एसेट लाइट रणनीति की तह तक जाएंगे जो इस पूरी मशीनरी को चलाती है। क्योंकि देखिए, जोशी जिराफ की कहानी कोई इकलौती घटना नहीं है। ये इस उद्योग के काम करने का एक बहुत ही कठोरता से पालन किया जाने वाला मानक है। जब मैं रिसर्च के पन्ने पलट रहा था तो मुझे लगा कि जोशी वाली बात शायद बस एक भावुक कर्मचारी का काम हो। मतलब क्या इस तरह के अत्यधिक सेवा के और भी उदाहरण हैं जो एक सामान्य बिजनेस के नजरिए से बिल्कुल अजीब लगते हों? बिल्कुल है। और जब मैंने ये केस स्टडीज पढ़ी तो मैं खुद हैरान रह गई। एक बहुत ही मशहूर घटना द इन की है, जो लिटिल वॉशिंगटन में एक बेहद महंगा और प्रतिष्ठित होटल है। अच्छा। हाँ, तो एक कपल अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए वहां पहुंचा। उन्होंने महीनों पहले बुकिंग की थी, लेकिन चेक इन करने के बाद पत्नी को एहसास हुआ कि वो अपना कपड़ों का बैग घर पर ही भूल गई है। ओह नो। लेकिन जब होटल के कर्मचारी को ये बात पता चली, उसने बिना किसी से पूछे कपल से उनके घर की चाबियां ली और खुद गाड़ी चलाकर उनके घर गया। एक मिनट, गाड़ी चलाकर? कितनी दूर? वो 8 घंटे तक गाड़ी चलाकर गया और वापस आया, सिर्फ इसलिए ताकि डिनर शुरू होने से पहले उस महिला को उसके कपड़े मिल सके। 8 घंटे की ड्राइविंग?
एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर सिर्फ एक बैग लाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर चला गया। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट है जहां एक व्यक्ति कैब में हीरो से भरा अपना बैग भूल गया था। मतलब असली डायमंड्स। बाप रे, वो तो पागल हो गया होगा। बिल्कुल, वो घबराया हुआ होटल पहुंचा। उसे उस कैब का नंबर भी याद नहीं था, नहीं कोई रसीद थी। तो फिर कैसे? बस इतना याद था कि कैब का रंग पीला था और उसे चलाने वाली एक महिला ड्राइवर थी। इतने कम और धुंधले सुरागों के बावजूद उस लग्जरी होटल के कंसियर्ज स्टाफ ने शहर भर में फोन घुमाए, ट्रैकिंग की और उस कैब को खोज निकाला। क्या बात कर रहे हैं? सच में कुछ ही घंटों में उन्होंने हीरो से भरा वो बैग सुरक्षित वापस ला दिया। खैर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये कहानियां सुनने में बहुत शानदार लगती हैं, लेकिन अगर मैं एक बिजनेसमैन की तरह सोचूं तो एक सवाल जो तुरंत मन में आता है कि व्यापार तो पैसा कमाने के लिए होते हैं, लुटाने के लिए नहीं। ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है। ये तो ऐसा है जैसे अपने हर कर्मचारी को एक खाली चेक, मतलब ब्लैंक चेक दे देना और उम्मीद करना कि इससे कंपनी को फायदा होगा। 8 घंटे का फ्यूल, कर्मचारी का समय, दूसरे काम का नुकसान। कोई भी कंपनी बिना किसी सख्त हिसाब किताब के इस तरह का अंधा खर्च कैसे बर्दाश्त कर सकती है? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि ये सच में एक खाली चेक जैसा ही है। सच में। और ये कोई ढीला ढाला नियम नहीं है। रिट्स कार्ल्टन की वास्तव में एक लिखित आधिकारिक पॉलिसी है जिसके तहत उनका कोई भी कर्मचारी किसी भी मेहमान को खुश करने के लिए या उसकी कोई समस्या सुलझाने के लिए $2000 तक खर्च कर सकता है। $2000? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उसे किसी मैनेजर, सुपरवाइजर या बॉस से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। रुकिए, कोई भी कर्मचारी, मतलब सिर्फ फ्रंट डेस्क वाले या जनरल मैनेजर नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन कमरे में पंखा ठीक करने गया है तो क्या वो भी $2000 खर्च कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, कोई भी। एक सफाई कर्मचारी, एक इलेक्ट्रिशियन, एक वेटर, सबको ये अधिकार है। ये तो पागलपन है। अगर हाउसकीपिंग वाले को लगता है कि मेहमान का मूड खराब है और $2000 खर्च करके किसी खास तरह की शराब मंगाकर या कोई अनुभव देकर ग्राहक का दिन बनाया जा सकता है, तो वे तुरंत वो फैसला ले सकते हैं। और अधिकांश अन्य बड़ी लग्जरी होटल श्रृंखलाओं की भी इसी तरह की नीतियां हैं। लेकिन ये तो तबाही का रास्ता लग रहा है। अगर हर कर्मचारी रोज $2000 खर्च करने लगे तो कंपनी तो 1 महीने में दिवालिया हो जाएगी। लोग इसका फायदा भी तो उठा सकते हैं। देखिए, पहली नज़र में ये बिल्कुल घाटे का सौदा लगता है, लेकिन जो रिसर्च हम देख रहे हैं वो बताती है कि लग्जरी होटल इसे खर्च के रूप में नहीं बल्कि एक निवेश के रूप में देखते हैं। निवेश? हाँ, इसे लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर कहा जाता है। जरा सोचिए, जो कपल एनिवर्सरी मनाने आया था, जिसके लिए कर्मचारी ने 8 घंटे गाड़ी चलाई, क्या वो कपल अब जिंदगी में कभी किसी और होटल में जाएगा? शायद नहीं। वो तो जीवन भर के लिए उनके गुण गाएंगे। बिल्कुल। वे बार बार उसी होटल में आएंगे। वे अपने अमीर दोस्तों और परिवार को बताएंगे। एक $2000 का जो तथाकथित नुकसान है, वो असल में उनके लिए $50,000 का जीवन भर का राजस्व लेकर आता है। ये बात तो है। और होटल के कर्मचारियों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए और ये तय करने के लिए बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। कुल मिलाकर ये उस होटल के लिए बहुत मोटा मुनाफा पैदा करने की सबसे अचूक मशीन है। यहाँ पर बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस अत्यधिक सेवा को एक तरफ रख दें तो एक सवाल उठता है, अगर ये होटल ग्राहकों को खुश करने के लिए इतना खर्च कर रहे हैं तो ये असल में वो मोटा मुनाफा कमाते कैसे हैं? सही सवाल है। मतलब अगर हम इनके मुख्य बिजनेस इंजन को खंगालें तो तिजोरी भर कहाँ से रही है? यही वो जगह है जहां आम लोगों की सोच मात खा जाती है। हमें लगता है कि होटल सिर्फ कमरे किराए पर देने का बिजनेस है। हाँ, जाहिर है। लेकिन पैसा सिर्फ कमरों के किराए से नहीं आता। लग्जरी होटलों के राजस्व के कई छिपे हुए स्रोत होते हैं जो असल में उनके मार्जिन को आसमान पर पहुंचाते हैं। जैसे कि खाने पीने का सामान। खाने पीने का सामान तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा खेल है कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, बेहद महंगी विंटेज शराब, आलीशान स्पा और कंसियर्ज सेवाएं। अच्छा, इवेंट से? हाँ, एक 3 दिन की बड़ी शादी से जो पैसा आता है ना, वो कई बार महीनों के कमरों के किराए के बराबर होता है। और इन सब चीजों के काम करने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो है लोकेशन। लोकेशन मतलब जगह का चुनाव? बिल्कुल। या तो ये होटल ऐसी जगहों पर होने चाहिए जहां पैसा अपने आप चल कर आता है, जैसे बड़े हवाई अड्डों के बिल्कुल पास, प्रमुख कमर्शियल हब, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या बड़े टेक पार्क के पास जहां कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स रुकते हैं। जहां बिजनेस ट्रैवलर्स हों। सही कहा।
या फिर दूसरी रणनीति ये है कि अगर वे शहर के बीचों बीच नहीं है तो उन्हें किसी बेहद खूबसूरत और एकांत जगह पर होना चाहिए, जैसे गोवा के एकदम प्राइवेट समुद्र तट, हिमाचल प्रदेश की सर्द बर्फ से ढकी पहाड़ियां या राजस्थान के ऐतिहासिक शाही महल। तो इसका मतलब है कि सिर्फ कमरे बेचना काफी नहीं है, पूरा अनुभव बेचना जरूरी है। लेकिन फिर भी कमरा तो उनके बिजनेस का मुख्य उत्पाद है ना, तो वो कैसे तय करते हैं कि उनका बिजनेस सही चल रहा है या नहीं? हाँ, इसके लिए कुछ खास इंडिकेटर्स हैं। क्या वो बस ये देखते हैं कि होटल भरा है या खाली? नहीं, इस इंडस्ट्री के कुछ बहुत ही खास मैट्रिक्स हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मैट्रिक वही है जिसका आपने जिक्र किया, ऑक्यूपेंसी रेट। अच्छा। आसान शब्दों में, अगर एक होटल में 100 कमरे हैं और उनमें से 68 कमरों में मेहमान रुके हैं तो उस रात को ऑक्यूपेंसी रेट 68% होगा। और ये रेट तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता होगा, लोकेशन और मौसम का बहुत असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। डेटा से जो तस्वीर साफ होती है वो ये है कि सिक्किम या शिमला जैसी जगहों में ये मौसम के हिसाब से बहुत ज्यादा झूलता है। हाँ, टूरिस्ट सीजन के हिसाब से। बिल्कुल, गर्मियों की छुट्टियों में ये 90% से ऊपर चला जाएगा और कड़ाके की सर्दियों में या मॉनसून में एकदम खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुंबई या बैंगलोर जैसे शहरों को देखें तो वहां साल भर ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 70 से 80% के बीच एक समान रहता है। क्योंकि वहाँ व्यापारिक यात्राएं लगातार होती रहती हैं। एकदम सही। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। कैसी खामी? अगर मैं ऑक्यूपेंसी रेट को ही अपनी सफलता मान लूं, तो मैं तो कल ही अपने 5 स्टार होटल के कमरे का किराया 30,000 रुपए से घटाकर 1,000 रुपए कर दूंगा। मेरा होटल तो रातों रात 100% भर जाएगा, मेरा ऑक्यूपेंसी रेट एकदम टॉप पर होगा। लेकिन मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। तो सिर्फ ऑक्यूपेंसी के आधार पर तो बिजनेस नहीं चल सकता। बिल्कुल सटीक बात पकड़ी आपने। और यहीं पर हमारा दूसरा और इस इंडस्ट्री का सबसे अहम मेट्रिक आता है, रेफपेर। रेफपेर? हाँ, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कितने कमरे भरे हैं, बल्कि ये देखता है कि हर उपलब्ध कमरे से औसतन कितनी कमाई हो रही है, चाहे वो कमरा उस दिन खाली हो या भरा हुआ। मतलब ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मापता है? एकदम सही। मान लीजिए आपके पास 100 कमरे हैं। एक रात आपने कमरे बहुत सस्ते कर दिए और 100% कमरे भर गए, लेकिन हर कमरे से सिर्फ 1,000 रुपए आए। दूसरी रात आपने किराया ज्यादा रखा, सिर्फ 50% कमरे भरे, लेकिन हर कमरे से 4,000 रुपए आए। रेवपार आपको बताएगा कि दूसरी रणनीति ज्यादा मुनाफे वाली थी। ये होटल की वित्तीय सेहत का असली और सबसे बड़ा सूचक है। अच्छा, तो ये है असली गेम। हाँ, और इसके अलावा एक और मैट्रिक है, रुकने की औसत अवधि, जो ये बताता है कि मेहमान औसतन कितने दिनों तक होटल में रुकते हैं। जितने लंबे समय तक मेहमान रुकेगा, वो स्पा और रेस्टोरेंट में उतना ज्यादा खर्च करेगा। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझूं, तो ऑक्यूपेंसी रेट किसी होटल के दिल की धड़कन की तरह है। ये बताता है कि इस वक्त होटल में कितनी हलचल या जान है। बहुत बढ़िया। और रेवपार उसके ब्लड प्रेशर की तरह है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो धड़कन बहुत तेज होने यानी 100% ऑक्यूपेंसी का कोई फायदा नहीं है अगर ब्लड प्रेशर यानी रेवपार लगातार गिर रहा हो। सही बात है। क्योंकि इसका मतलब है कि आपने कमरों का किराया इतना कम कर दिया है कि मरीज यानी आपका होटल आर्थिक रूप से ब्लीड कर रहा है। किसी भी होटल की अच्छी सेहत के लिए इन दोनों का सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर ये बिजनेस इतना मुनाफे वाला है, इनका रेवपार इतना मजबूत है और ये लगातार अपना विस्तार कर रहे हैं, तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? इसका मतलब तो ये है कि मैरियट और ताज जैसी कंपनियां असल में हॉस्पिटैलिटी कंपनियां कम और रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनियां ज्यादा हैं। क्या वे पूरी दुनिया में अरबों डॉलर की जमीनें और इमारतें खरीद रही हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ के देखें तो यही इस पूरे बिजनेस का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम? हाँ, जब हम इन कंपनियों के मार्केट कैप के आंकड़े देखते हैं तो दिमाग घूम जाता है। मैरियट, जो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है, उसका मार्केट कैप आज लगभग $68 बिलियन है। हिल्टन का मार्केट कैप $51 बिलियन है। बाप रे। और भारत की बात करें तो टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जो ताज होटल्स चलाती है, उसका मार्केट कैप करीब $9.5 बिलियन या लगभग 80,000 करोड़ रुपए है। ये तो बहुत ही विशाल आंकड़े हैं। तो जाहिर है इनके पास दुनिया के सबसे प्राइम लोकेशंस पर हजारों एकड़ जमीन होगी। और यहीं पर वो भ्रम टूटता है। ये विशाल कंपनियां अब रियल एस्टेट कंपनियां नहीं रह गई हैं। क्या मतलब?
जरा सोचिए, 68 बिलियन डॉलर की कंपनी, लेकिन उसके पास खुद की इमारतें ना के बराबर हैं। ये सब अब एक नई एसेट लाइट रणनीति अपना रही हैं। एसेट लाइट मतलब बिना अपनी संपत्तियों या जमीनों के बिजनेस चलाना। ये कैसे संभव है? एक होटल बिना इमारत के कैसे चल सकता है? मैरियट ने ही इस गेम चेंजिंग मॉडल की शुरुआत की थी। वे अब होटल की इमारतों के मालिक नहीं होते। इमारत किसी और की होती है और मैरियट उसे सिर्फ चलाता है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। आपके पास बहुत जमीन है और करोड़ों रुपए का निवेश है। आपने एक शानदार इमारत बना दी, लेकिन आपको नहीं पता कि 5 स्टार सेवा कैसे दी जाती है या अमेरिका से आने वाले पर्यटकों को कैसे आकर्षित किया जाता है। सही बात है। मेरे पास पैसा है लेकिन लग्जरी का अनुभव नहीं है। तो मैं मैरियट हूँ। मैं आपके पास आऊंगी, मैं कहूंगी देखिए, इमारत आपकी, सारा खर्च आपका, लेकिन इस पर बोर्ड मेरा लगेगा। इसे चलाएंगे मेरे लोग, मेरे कड़े नियमों के हिसाब से, और इसके बदले में जो भी कमाई होगी उसका एक तय हिस्सा मुझे मिलेगा। तो इसे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा तरीका फ्रेंचाइजी का है, जहां आप अपना होटल खुद चलाते हैं, लेकिन मैरियट का नाम इस्तेमाल करने के लिए उन्हें फीस देते हैं और उनके 10,000 पन्नों के कड़े सर्विस स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। दोनों ही मामलों में मैरियट बिना एक ईंट खरीदे अपना हिस्सा ले रहा है। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला मॉडल है। तो अगर मैं पूछूं कि आज मैरियट के पास खुद के कितने होटल्स हैं, तो वो आंकड़ा क्या होगा? डेटा बहुत चौंकाने वाला है। मैरियट ब्रांड के तहत जो 15 लाख से ज्यादा कमरे हैं, उनमें से 99% कमरे उन संपत्तियों में हैं जिनके मैरियट मालिक नहीं है। 99%? हाँ, वे सिर्फ अपनी 1 या 2 सबसे प्रमुख फ्लैगशिप संपत्तियों को ही अपने पास रखते हैं। बाकी सब एसेट लाइट मॉडल पर हैं। और यही सफल रणनीति अब भारत में टाटा की कंपनी भी बहुत तेजी से अपना रही है। अब मुझे वो गणित समझ आ रहा है। इसके पीछे का तर्क समझना बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आपको प्राइम लोकेशन पर जमीन खरीदने और 50 मंजिला इमारत बनाने में 500 करोड़ रुपए नहीं फंसाने हैं, तो आप बहुत कम नकदी के साथ हर साल नए-नए होटल शुरू कर सकते हैं। इससे रियल एस्टेट बाजार के गिरने का सारा तनाव और जोखिम खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वे अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा उस चीज पर केंद्रित कर पाते हैं जिसमें वे दुनिया में सबसे अच्छे हैं, यानी मेहमानों को बेहतरीन सेवा देना। वही सेवा जिसके तहत एक भूला हुआ खिलौना $2000 का वीआईपी अनुभव बन जाता है। एकदम सही। और मुझे लगता है कि इसी एसेट लाइट मॉडल ने आज के समय में इन कंपनियों के विस्तार को तूफानी गति दे दी है, खासकर महामारी के बाद से जो माहौल बदला है। ट्रैवल या उछाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एसेट लाइट मॉडल की वजह से ये कंपनियां इस उछाल को तुरंत भुनाने में कामयाब रही हैं। जब मैं हालिया ट्रैवल ट्रेंड्स पढ़ रहा था, तो जो आंकड़े सामने आए हैं वे सच में हैरान करते हैं। महामारी के बाद से यात्रा के क्षेत्र में जो जबरदस्त उछाल आया है, उसका सीधा फायदा इन लग्जरी होटलों को मिला है। भारत में अगर आप आज किसी शीर्ष लग्जरी होटल का कमरा बुक करने जाएं, तो किराया 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए प्रति रात तक पहुंच गया है। हाँ, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। और इतने महंगे होने के बावजूद उद्योग के जानकारों का कहना है कि कमरों की भारी कमी है, मतलब वेटिंग लिस्ट चल रही है। ये जो भारी कमी और मांग में अचानक आई तेजी है ना, इसके पीछे सिर्फ लोगों का घरों से बाहर निकलने का मन नहीं है। इसके पीछे उपभोक्ता मनोविज्ञान में आया एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव है। मनोविज्ञान में कैसा बदलाव? आज की जो युवा पीढ़ी है, खासकर मिलेनियल्स और जेन जी, वे अपना पैसा भौतिक चीजों पर खर्च करने के बजाय अनुभवों पर खर्च करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, एक्सपीरियंसेस पर? हाँ, आज से 10 साल पहले सफलता का मतलब होता था एक नई BMW कार खरीदना या एक बड़ा घर लेना। लेकिन आज अब लोगों के लिए सिर्फ एक महंगा फोन या नई कार खरीदना ही सब कुछ नहीं है। बात तो सही है। वे अपनी बचत को शानदार छुट्टियां मनाने, दूर दराज के इलाकों में नए अभियान पर जाने और इंटरनेशनल संगीत समारोहों में हिस्सा लेने को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। वे इंस्टाग्राम के लिए वो परफेक्ट मोमेंट चाहते हैं और इसी सोच ने लग्जरी होटलों की मांग को आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन यहाँ एक संदेह पैदा होता है, मतलब क्या ये उछाल सिर्फ महामारी के बाद की एक छोटी सी लहर है जो जल्दी शांत हो जाएगी, या ये लंबे समय तक टिकने वाला कोई ठोस बदलाव है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और इसका जवाब हमें इन कंपनियों की भविष्य की योजनाओं में मिलता है। अच्छा। दशकों का डेटा देखती हैं। मैरियट ने 2030 तक भारत में 100 और नए होटल खोलने की आधिकारिक योजना की घोषणा की है। 100 और होटल? हाँ, और ध्यान दें, इनमें से लगभग 10 से 12 होटल तो अकेले 2024 और 25 में ही खुलने वाले हैं। हयात, आईटीसी और ओबेरॉय जैसी बड़ी हॉस्पिटैलिटी चेन्स भी इसी तेजी से अपने नए होटल्स बना रही हैं। ये भारी निवेश दिखाता है कि इन कंपनियों को इस मांग के लंबे समय तक टिकने का पूरा भरोसा है।
तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो हमने शुरुआत की थी एक खोए हुए स्टफ्ड जिराफ जोशी की स्पा छुट्टियों से। एक ऐसी कहानी जो किसी भी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला दे। बिल्कुल। और वहां से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कैसे एक आम कर्मचारी को बिना किसी से पूछे $2000 खर्च करने की आजादी देना सिर्फ एक भावना नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैले मैरियट और टाटा जैसे अरबों डॉलर के एसेट लाइट साम्राज्य की सबसे मजबूत नींव है। और यही इस बिजनेस की खूबसूरती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि लग्जरी का मतलब सिर्फ इटली से मंगवाई गई महंगी चादरें या लॉबी में लगे करोड़ों के झूमर नहीं होते। ये एक बहुत ही जटिल, बारीकी से कैलकुलेट किया गया बिजनेस है, जो ऑक्यूपेंसी की धड़कन, रेवपार के ब्लड प्रेशर और अचूक ब्रांड वैल्यू पर चलता है। और ये बात सुनने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो इस पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भविष्य के निवेश के नजरिए से देख रहे हैं। जब कोई बाहर से देखता है तो होटल इंडस्ट्री बहुत चकाचौंध वाली लगती है, एकदम ग्लैमरस। हाँ, लेकिन अगर कोई इस क्षेत्र का गंभीरता से अध्ययन कर रहा है तो उसे उस चकाचौंध के पीछे देखना होगा। असली सफलता इस बात में है कि कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, उसका रेवपार कितना मजबूत है और कंपनी एसेट लाइट मॉडल का इस्तेमाल करके अपने पूंजी जोखिम को कितनी अच्छी तरह से कम कर रही है। एकदम सही। हालांकि यहाँ सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि हमारी ये चर्चा केवल रिसर्च और बिजनेस मॉडल्स का एक निष्पक्ष विश्लेषण है। ये किसी भी तरह की वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ एक व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये वो कठोर मैट्रिक्स हैं जो लंबी अवधि में किसी भी हॉस्पिटैलिटी कंपनी का भविष्य तय करते हैं, न कि सिर्फ उनकी लॉबी का डिजाइन। बिल्कुल, लेकिन इन सब भारी भरकम बिजनेस और रेवेन्यू की बातों के बीच मेरे मन में एक ऐसा सवाल आ रहा है जिसका जिक्र उन रिपोर्ट्स में तो नहीं था, लेकिन आज की चर्चा सुनने के बाद वो दिमाग से जा नहीं रहा है। वो क्या? देखिए, हमने बात की कि ये लग्जरी होटल्स अब अपनी इमारतों के मालिक नहीं है। वे असल में रियल एस्टेट के झंझट से बाहर निकलकर सिर्फ अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स और अनुभव का लाइसेंस बांट रहे हैं। सही है। उनका पूरा बिजनेस और उनका रेवपेयर इस बात पर टिका है कि वे ग्राहकों को कैसा बेजोड़ अनुभव देते हैं। सही कहा। उनका असली उत्पाद अब रियल एस्टेट नहीं बल्कि सर्विस है। तो ऐसे में जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। जब आने वाले कुछ ही सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पूरी तरह से हमारी जिंदगी पर हावी हो जाएंगे, जब एआई से चलने वाले रोबोट्स बिना किसी गलती के, बिना थके परफेक्ट सर्विस देने लगेंगे, तब क्या होगा? ओह, ये बहुत दिलचस्प है। क्या तब भी किसी भूल गए कपड़ों के बैग को वापस लाने के लिए 8 घंटे तक गाड़ी चलाने वाले एक इंसान का वो ह्यूमन टच ही लग्जरी की असली पहचान रहेगा? या फिर रोबोटिक्स और मशीनरी के इस दौर में लग्जरी की पूरी परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल जाएगी? ये वाकई बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। मतलब जिस जोशी जिराफ की कहानी से हमने आज शुरुआत की थी, क्या भविष्य का कोई भी एआई उस पिता की घबराहट और एक बच्चे की भावना को समझकर बकायदा पूल के किनारे उस खिलौने की तस्वीरें खींचने का इंसानी फैसला ले पाएगा? वही तो। या एआई सिर्फ एक नया खिलौना ऑर्डर करके मामला रफा दफा कर देगा? और यही वो बड़ा सवाल है जिसके साथ आज हम इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। क्या भविष्य में इंसान की गलती करने की गुंजाइश और उसकी भावना ही सबसे बड़ी लग्जरी बन जाएंगी? सुनने वालों के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार तक के लिए एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। विदा।